ईरान इस समय इतिहास के एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। सड़कों पर गुस्सा है, बाजारों में हाहाकार है, जनता के दिल में डर और गुस्सा एक साथ उबान मार रहा है और सत्ता के गलियारों में सख्ती, चेतावनी और दमन की भाषा और तेज होती जा रही है। ईरान के मुख्य न्यायाधीश गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेही ने बुधवार को खुले शब्दों में प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है कि इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ किसी भी तरह की गतिविधि को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका साफ कहना है कि जो कोई भी दुश्मनों के साथ मिलकर देश में अराजकता फैलाएगा, उसके लिए अब कोई नरमी नहीं होगी। एजेई ने सीधे तौर पर इजरायल और अमेरिका पर आरोप लगाया कि वे ईरान को अस्थिर करने के लिए तथाकथित हाइब्रिड वॉर की रणनीति अपना रहे हैं, यानी आर्थिक दबाव, साइबर हमले, सूचना युद्ध और आंतरिक अशांति को एक साथ इस्तेमाल कर ईरान को अंदर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। न्यायपालिका प्रमुख का ये बयान ऐसे समय आया है जब देश भर में फैली ये मौजूदा लहर पिछले 3 वर्षों की सबसे बड़ी जन विद्रोह की शक्ल ले चुकी है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुली धमकी दे चुके हैं कि अगर ईरानी सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाते हैं तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि ईरान की संप्रभुता के लिए सीधी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने भी बिना किसी लाग लपेट के साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में दुश्मन के सामने झुकने वाले नहीं हैं। ये विरोध प्रदर्शन पिछले महीने तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ था, वही बाजार जो सदियों से ईरान की आर्थिक नब्ज माना जाता है। जब वहां के दुकानदार सड़कों पर उतरे तो ये साफ संकेत था कि हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। ईरानी मुद्रा का तेजी से गिरना, बेलगाम महंगाई, पश्चिमी प्रतिबंधों का बोझ, सरकारी अव्यवस्था और राजनीतिक व सामाजिक आज़ादी पर लगातार लगती पाबंदियां, इन सब ने मिलकर जनता के सब्र का बांध तोड़ दिया। धीरे धीरे ये आक्रोश राजधानी से निकलकर पूरे देश में फैल गया। छोटे शहरों से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक हर जगह सड़कों पर लोग दिखाई देने लगे। खासकर पश्चिमी ईरान में हालात सबसे ज्यादा हिंसक हो गए। कुर्द ईरानी मानवाधिकार संगठन हेंगाव के मुताबिक प्रदर्शन शुरू होने के पहले 10 दिनों में ही कम से कम 27 लोगों की मौत हो चुकी है और 1500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के नेटवर्क HRANA का दावा और भी डरावना है। उनके अनुसार मरने वालों की संख्या कम से कम 36 तक पहुंच चुकी है और गिरफ्तार किए गए लोगों की तादाद 2076 से ज्यादा है। हालांकि ईरानी सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मौतों का कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। सरकार का कहना है कि हिंसा के दौरान सुरक्षा बलों के कम से कम 2 सदस्य मारे गए हैं और दर्जनों घायल हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका की राजनीति और बयानबाजी आग में घी डालने का काम कर रही है। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए सीधे कहा है कि ईरानी जनता की रक्षा के लिए जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई को मार सकते हैं। फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में ग्राहम ने बेहद आक्रामक लहजे में कहा, मैं आयतुल्लाहों से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने ही लोगों को बेहतर जीवन की मांग करने पर मारते रहेंगे तो डोनाल्ड जे ट्रंप आपको मार देंगे। ये बयान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से अभूतपूर्व है। एक संप्रभु देश के सर्वोच्च नेता को खुलेआम हत्या की धमकी देना मध्य पूर्व को और ज्यादा अस्थिर करने वाला कदम माना जा रहा है। ग्राहम यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि ईरान में बदलाव आ रहा है और ये आंदोलन मध्य पूर्व के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। यानी अमेरिका के भीतर ये सोच मजबूती पकड़ रही है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन अब सिर्फ समय की बात है। लेकिन इसी बीच ईरान की न्यायपालिका ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। मुख्य न्यायाधीश एजेई ने कहा है कि जो लोग सड़कों पर उतरकर दंगे कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं या किसी भी तरह से सहयोग कर रहे हैं, उनके पास अब कोई बहाना नहीं चलेगा। उन्होंने कानून व्यवस्था बलों को सख्त कार्रवाई का संकेत देते हुए कहा कि राज्य ऐसी गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि इस सख्त लाइन के बीच एक अलग स्वर भी सामने आया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने सुरक्षा बलों को निर्देश दिए हैं कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सशस्त्र दंगाइयों के बीच फर्क करें। उन्होंने कहा है कि अंधाधुंध दमन से हालात और बिगड़ सकते हैं। ये बयान दिखाता है कि ईरानी सत्ता के भीतर भी इस संकट को लेकर मतभेद मौजूद हैं। अब तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखें तो ये सिर्फ ईरान की कहानी नहीं रह जाती। यही आक्रामक रुख और शक्ति प्रदर्शन यूक्रेन युद्ध में भी दिख रहा है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से अपील की है कि वो रूस के चेचन गणराज्य के प्रमुख रमजान कादिरोव का अपहरण करें। ज़ेलेंस्की का तर्क है कि अगर कादिरोव को पकड़ लिया जाता है तो ये सीधे तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कड़ा संदेश होगा और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी। ज़ेलेंस्की ने हाल ही में वेनेजुएला में हुए अमेरिकी ऑपरेशन की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह निकोलस मदुरो को पकड़ा गया उसी तरह कादिरोव के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बयान पर कादिरोव की प्रतिक्रिया भी बेहद तीखी रही है। उन्होंने ज़ेलेंस्की को जोकर कहा और आरोप लगाया कि वो खुद कुछ करने की हिम्मत नहीं रखता और अमेरिका के पीछे छिपकर बयानबाजी करता है। कादिरोव ने ज़ेलेंस्की को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें वाकई दम है तो वे दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद मैदान में उतरें। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों को ईश्वर के मिशन पर बताया है। मॉस्को के बाहर सेंट जॉर्ज चर्च में सैनिकों के बच्चों से बात करते हुए पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में रूस जो कर रहा है वो एक पवित्र लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है जिसे खुद ईश्वर ने निर्धारित किया है। ये बयान दिखाता है कि ये युद्ध अब सिर्फ जमीन और राजनीति की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि उसे धार्मिक और वैचारिक रंग भी दिया जा रहा है। अब आते हैं वैश्विक शक्ति संघर्ष के एक और बड़े मोर्चे पर। अमेरिका ने अटलांटिक महासागर में रूस से जुड़े एक तेल टैंकर मारिनेरा को जब्त कर लिया है। इस टैंकर पर आरोप है कि ये अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए ईरानी तेल की ढुलाई कर रहा था। ये टैंकर आइसलैंड और ब्रिटिश द्वीपों के बीच अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में था। अमेरिकी कोस्ट गार्ड और मरीन स्पेशल फोर्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने भी सहयोग किया। इस कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में रूसी नौसेना की मौजूदगी की खबरें भी सामने आईं, जिससे अमेरिका और रूस के बीच सीधे टकराव का खतरा पैदा हो गया। ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हीली ने कहा कि ये कार्रवाई वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधों को लागू करने की सख्त नीति का हिस्सा है। यही नहीं रुका मामला, अमेरिका ने दक्षिण अमेरिका के पास एक और तेल टैंकर एम सोफिया को भी रोका, जो पूरी तरह तेल से भरा हुआ था। बीते कुछ हफ्तों में ये चौथा टैंकर है जिसे अमेरिका ने जब्त किया है। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने साफ कहा है कि केवल वही समुद्री ईंधन परिवहन स्वीकार्य होगा जो अमेरिकी कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप हो। चीन ने इस पूरे कदम की तीखी निंदा की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इसे खुली गुंडागर्दी करार दिया है। उधर ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला पर दबाव बना रहा है कि वो चीन को दिए जाने वाले तेल की सप्लाई मोड़कर अमेरिका को दे। ट्रंप का दावा है कि प्रतिबंधों के कारण फंसे 50 मिलियन बैरल तेल को वो बाजार भाव पर बेचेंगे और उस पैसे को अपने नियंत्रण में रखेंगे। उनका कहना है कि ये रकम वेनेजुएला और अमेरिका दोनों के लोगों की भलाई में खर्च की जाएगी। इसी कड़ी में ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक आयात शुल्क लगाने वाले बिल को भी मंजूरी दे दी है। इस बिल का सीधा असर भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर पड़ सकता है। सेनेटर लिंडसे ग्राहम के मुताबिक इस कानून का मकसद रूस के युद्ध मशीन को आर्थिक रूप से पंगु बनाना है, ताकि पुतिन को यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की मेज पर लाया जा सके। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। ईरान की सड़कों से लेकर यूक्रेन के मोर्चों तक और अटलांटिक महासागर से लेकर दक्षिण अमेरिका तक दुनिया इस वक्त एक बेहद आक्रामक और अस्थिर दौर से गुजर रही है। सवाल ये नहीं है कि तनाव बढ़ेगा या नहीं, सवाल ये है कि ये विस्फोट कब होगा।